डिवीजन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप। ठीक है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में क्या हो सकता है, जैसे बोलने बहुत से तरीके, जैसे एप्पल्स। ठीक है, एप्पल्स सबके सेम साइज अगर सेम है तो आइडेंटिकल कह सकते हैं। कोई बॉल हो गया सेम कलर का, ये भी एक आइडेंटिकल चीज़ है। ऑरेंज हो गया, कोई फ्रूट्स हो गया सेम मटेरियल के, तो ये सब क्या है, किसी एक चीज़ को आइडेंटिकल कहने के तरीके हैं। ठीक है, तो आइडेंटिकल मतलब यहाँ पे ये है। और उस आइडेंटिकल वर्ड, उस आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को, जो भी चीज़ है उसको ग्रुप में देना है। ग्रुप मतलब, ग्रुप से मतलब यहाँ पे होगा किसी पर्सन से, किसी थिंग से। ठीक है, ग्रुप में कुछ भी हो सकता है। तो थ्योरी क्या कह रहा है, उससे पहले हम क्वेश्चन को थोड़ा समझे कि यहाँ क्या कहना चाह रहा है। कहा गया फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 10 एप्पल्स एमंग 3 पर्सन। 10 एप्पल है, उनको आपको 3 पर्सन में बांटने हैं। ठीक है, 3 पर्सन में बांटने हैं। सच दैट blank are allowed। और साथ ही साथ आपको ये आपको सुनना पड़ेगा क्वेश्चन में, जब तक ये दिखेगा नहीं तब तक हम किसी इस फॉर्मूले के बारे में बात नहीं करेंगे। अभी हमने फॉर्मूला लिखा नहीं, भी लिखूंगा। तो क्या कहा गया, 3 पर्सन सच दैट ब्लैंक आर अलाउड। ब्लैंक का मतलब यहाँ पे खाली। ठीक है, 3 लोग हैं, इस मान लो 10 एप्पल है, 3 भिखारी ले लो, पर्सन को आप भिखारी समझो। ठीक है, उस 3 पर्सन में से सोचो कोई अमीर आदमी आया 10 एप्पल लेके, मान लो कि 6 पहले भिखारी दे दिया, 4 दूसरे भिखारी को, तो एप्पल खत्म हो गए, तो तीसरा भिखारी नाराज हो जाएगा। तो इसमें नाराज वाला भी केस है, ब्लैंक आर अलाउड, ब्लैंक आर अलाउड। अगर उसमें से बांटने वाले में से किसी को भी अगर नहीं भी मिलता है तो कोई बात नहीं, तो ये फॉर्मूला उसके काम आएगा। ठीक है, तो फिर बोलते हैं आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, आइडेंटिकल में सभी आइडेंटिकल होना चाहिए, ध्यान दें सभी आइडेंटिकल होना चाहिए। अब उस आइडेंटिकल में आपको आर ग्रुप में बांटने हैं, मतलब एन आइडेंटिकल कोई चीज़ है और आर भिखारी है, और इस तरह से बांटने इस चीज़ को, एन चीज़ को, कि ब्लैंक आर अलाउड, उस भिखारी को करना भी मिले तब भी चलेगा। तो इसके जो टोटल तरीके होंगे वो होते हैं एन प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, ये टोटल फॉर्मूला। ठीक, एन क्या होगा, नंबर ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, किसी भी तरह हो सकता है, एप्पल, बनानास, ठीक है, काफ़ी ऑरेंज, इस तरह से होंगे। आर क्या होगा, आर होगा आपको कितने लोगों को बांट रहे हो, 5 लोगों में, 4 लोगों में, 3 लोगों में, ये है आर। इसके बाद जैसे ही फॉर्मूला लगाएंगे तो ये चीज़ हो जाएगा आपको ग्रुप में बांटने का तरीका इस तरह से कि ब्लैंक जो है वो अलाउड। ठीक है, तो ये भाई साइड सॉल्व देखने के फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 10 एप्पल्स। तो देखो एप्पल अंडरस्टूड सेम होगा। ठीक है, सेम का मतलब यहाँ पे आइडेंटिकल। कितने लोगों बांटने, 3 पर्सन, यहाँ लिखा है 3 पर्सन, तो आर के लोग पर्सन, यहाँ पे पर्सन का मतलब ग्रुप से, 3 अलग लोग हैं। ठीक है, पर्सन का हम यहाँ पे ग्रुप कर रहे हैं। तो टोटल वेज का फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिखो, उसके बाद हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ये हो जाएगा एन प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। सो गाइस फॉर्मूला इज व्हाट, 10 plus 3 minus 1, 3 minus 1, and this is finally 2, 10 plus 2, 12, 12 C2। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 12 into 11 बटे 2 into 1 to 6 जा 12, 11 6 जा 66। टोटल 66 तरीके होंगे इस बात के कि 10 एप्पल को 3 भिखारियों में बांटने के तरीके हैं। ठीक है, इसमें वो भी तरीके हैं जिसमें किसी भिखारी को कुछ मिला भी ना हो, बांटना श्योर है कि आपको देना ही देना है। जैसे शायद आप सोच रहे होंगे कि 3 भिखारी हैं, ठीक है, 3 भिखारी में से अगर बाई चांस हम लोग 2 भिखारी कुछ ना दे, पहले भिखारी को पूरा दे दें, लेकिन 10 एप्पल के 10 एप्पल दे दें, तो इसमें कितने भिखारी खाली पेट हो जाएंगे, 2। तो इसमें वो भी आंसर, क्या इसमें वो आंसर होगा कि किसी भिखारी को कुछ नहीं मिला होगा इसमें, तो इसमें वो केस नहीं है।
मतलब आपको भिखारी में बांट, वो जो वस्तु लिए हो, जो ऑब्जेक्ट लिए, उसको बांटना ही बांटना है। आप बांटने की पूरी ख़त्म कर लेना है। आपको किसी एक को पूरा दे दो, डजंट मैटर, ठीक है। सारे खाली नहीं होने चाहिए बस। तो आपको बांटना पूरा है। आप उनमें से जैसे मान लो कि 3 तरह के लोग थे यहाँ पे और 10 एप्पल बांटना था, तो हो सकता है आप पहले भिखारी को 10 दे दो, तो 2 खाली हो गए। इसमें वो केस नहीं आ रहा है कि सभी के सभी खाली है, नहीं, बांटना आपका पूरा काम, ठीक है, बांट के ही आना, ये इसमें पूरा रूल है। ये भी तो बोला हुआ है ना कि टोटल तरीका बताओ जब एन आइडेंटिकल को डिवाइड किया जाए डिफरेंट आर ग्रुप्स में, तो इसलिए आपको कम से कम किसी न किसी के पास जाएगा ही जाएगा। अब किसी एक के पास पूरा चला जाए कोई दिक्कत नहीं, ये उस तरह का डाटा का फॉर्मूला है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, फिर ज़्यादा क्लियर मिलेगा। तो चलिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन और करते हैं। ये तीनों क्वेश्चंस पहले पार्ट का हिस्सा है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चंस का ही हिस्सा है, बाकी ये 2, तो ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। कहा गया द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 30 मैंगोज, ठीक है, 30 आम है, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग 5 पर्सन्स। अब देख सकते हो मैंगोज अंडरस्टूड है कि आइडेंटिकल होगा, और कितने लोगों में बांटने हैं, 5 लोगों में, ठीक है, 5 पर्सन्स इज। तो पहले सवाल का आसान तो बहुत है, पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत आसान है भाई। एन है 30 और आर है 5 लोग बांटना है, यहाँ पे पर्सन बोल दिया, एक ही बात है। तो इसका तो आंसर बहुत ही आसान है, टोटल वेज हो जाएगा आपका n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। सो गाइस n इज द 30 एंड r इज 5 माइनस 1, 5 माइनस 1। होपफुली सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 34C4। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ओपन कर सकते हो सब कुछ। तो ये मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो पहला सवाल बहुत आसान था, जस्ट प्रीवियस टाइप का था, लेकिन सेकंड क्वेश्चन से थोड़ा सा अच्छा होना स्टार्ट हुआ है। आइडेंटिकल वाले क्वेश्चंस में करने का तरीका बहुत अच्छा होने वाला है। तो गाइस अब ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब हम बात करने जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अब तो सेकंड क्वेश्चन की खासियत क्या है? सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज इफ ईच पर्सन गेट एटलीस्ट 1 मैंगोस, एटलीस्ट 1 मैंगो। इनका कहना है कि जो 5 पर्सन है, मतलब जो 5 भिखारी हैं, उनको कम से कम एक आम जरूर मिले, मिले ही मिले। और आप बताओ फॉर्मूला कब लगता है? जब ब्लैंक आर अलाउड, ब्लैंक आर अलाउड। अब लेकिन बताओ जब एक एक मिल रहा है तो ब्लैंक कहाँ अलाउड रहा, ठीक है। क्वेश्चन में अगर बोल दिया कि एक एक काम सबको जरूर मिले, तब तो इसमें ब्लैंक हुआ ही नहीं ना, आपने तो एक ही काम दे दिया। लेकिन फॉर्मूला कब लगता है? जब ब्लैंक अलाउड होता है। तो क्या करें कि एक ही काम दे दें, उसके बाद में दें। लॉजिक सोचो कि अगर मैं ब्लैंक अलाउ करना है, इसका क्या मतलब है? 30 आम में से 5 को एक एक अगर आम दे दें, तो जो बचेगा, अब इसमें इस तरह से बांटें कि ब्लैंक आर अलाउड। इस बात तो बहुत छोटी बात है, लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते, मैं फिर बोलूँगा। क्वेश्चन का आ गया कम से कम एक मैंगो। तो जैसे मैं आपको बाउंडेशन बना दिखाता हूँ। मान लो पर्सन नंबर 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4, पर्सन 5। इनका कहना है कि कम से कम एक मैंगो जरूर मिले। तो भाई एक एक मैंगो दे दो, मैंने दे दिया सबको, ठीक है। अब मैंगो बना नहीं पा रहा हूँ, अलग बात है, कोशिश 10 बनता होगा, बचपन बनाया था, ठीक है। ये कुछ अमृत बन गया, ठीक है। तो मान लिया यहाँ पे 5 जो आम थे उनको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो कम से कम एक आम करने थे, तो इसलिए मैंने एक आम दे दिया। अब उसके बाद आप दे रहे हो नहीं दे रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट हाँ जो बचे हुए आम है उसको बांटना तो है। तो अब बताओ रिमेनिंग मैंगो कितने हो गया? आफ्टर एटलीस्ट गिव्स 1 मैंगो, तो रिमेनिंग मैंगोज कितने हो जाएंगे? तो यहाँ पे टोटल मैंगोज थे आपके 30, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक एक जरूर जाना चाहिए सबके पास। P1 पास 1, P2, P3, P4, P5, तो एक एक आम पहुँच गया, मतलब कितने आम खत्म हो गए? 5। तो रिमेनिंग आम कितना बचा? 25। तो अब ये जो बचे हुए आम है, अब ये आइडेंटिकल हो गया। अब ये आइडेंटिकल फिर से 5 लोग को जाना है इस तरह से कि ब्लैक आर अलाउड, मतलब एक एक आम जाने के बाद अब दोबारा आम नहीं भी दोगे तो चलेगा काम। क्वेश्चन में बोल दिया था कि कम से कम एक आम पहुँचे। तो आइडेंटिकल के केसेस में जब भी इस तरह की बात आए, तो हमेशा आप उस पर्सन को जितना कंडीशन बोले उतना दे दो, पूरा दे दो, उसके बाद ब्लैंक आर अलाउड के कॉन्सेप्ट से काम चला लो, ठीक है। तो अब बताओ पर्सन अभी 5 है, तो
अब होगा यहाँ पे n की वैल्यू 25, ये तो टोटल थे ना, इसको मैं हटा देता हूँ। अब n का काम क्या करेगा 25, परसेंट तो अभी भी 5 ही को देना है। तो यहाँ जो तरीका होगा n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। सो होपफुली ये आ जाएगा सॉल्व करने के बाद कुछ इस तरह का 25 35 माइनस 129 सी 4। इसको ओपन करेंगे मैथमेटिकली तो जो आएगा उतने तरीके हो सकते हैं। इस तरह से कम एक को जरूर मिला होगा। कैसे मैं गारंटी दे पा रहा हूँ कि इसमें कम से कम जरूर एक मिला होगा, क्योंकि आपने जो 25 लिखा है ये तभी तो लिखा है जब 5 अंक खत्म हो चुके हैं। सबको एक एक देने के बाद जो बचा है उसमें ब्लैंक देना होगा। और ये 5 घटा इसलिए क्योंकि एक एक अंक सबको जरूरी था देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया। जस्ट से सिमिलर इसी तरह से आपका थर्ड क्वेश्चन भी है। तो मैं थर्ड के लिए तैयार हूँ, शायद आप भी तैयार हो गए। तब हम लोग थर्ड वाले पे वापस आते हैं। तो ये देखो P1 P2 P3 P4 हमने क्वेश्चन लिखा है। मैं पर्सन को P1 बोल रहा हूँ। P1 मतलब पहला पर्सन, P2 मतलब सेकेंड पर्सन, P3 मतलब थर्ड एंड देन सिंगुलर फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, अब क्या करें स्टूडेंट, अब देखो थर्ड में कहा जा रहा है फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ P1 गेट्स एटलीस्ट 4 मैंगो। इनका कहना है कि P1 वाले भाई साहब को 4 मैंगो मिले और P2 वाले को 2 मैंगो मिले कम से कम, P3 वाले को 5 मैंगोज मिले, P4 वाले को 3 मिले और P5 वाले को 6। ऐसा इनका कहानी है। तो अब मैं पूछूं आपसे कि रिमेनिंग मैंगोज कितने? तो 30 तो टोटल थे, लेकिन कम से कम इतना ही सबको देना है, फाउंडेशन है। तो अब टोटल आम घटा दो, टोटल में से जिसको बट गया उसको हटा दो। तो कितना बढ़ गया? 4 हट गया, 2 आम हट गए, 5 3 6 सब हट गए। तो कितना बचा? हाँ ये आ जाएगा 6 4 10, 5 2 7 3 10, 20 आम खत्म हो गए। तो 30 में से 20 खत्म हो गए, मतलब बच रहे कितने? 10 आम। तो अब ये जो बचे हुए आम है, अब इसमें बांटने वाली इच्छा है कि किस तरह से बांटे कि ब्लैंक आर अलाउड हो। तो आर अभी भी 5 ही लोग हैं, ये हो जाएगा 10 प्लस 5 माइनस 1 5 माइनस 1 14 C4। आई होप इसको आप ओपन कर लोगे आसानी से। ठीक है, तो ये रहा कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस। ठीक है, नोट कर लो। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग आपको देख के लगता है कि ये पूरा मैथमेटिकल है, लेकिन ये वास्तव में परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन होता है। ठीक है, किस तरह से इसको हम कनेक्ट करेंगे ये भी आपको समझना है। सबसे पहले यहाँ पे एक नाम आ रहा है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये क्या होता है उसको समझ लो पहले। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब होगा यहाँ पे जो क्वांटिटी 0 1 2 3 4 एंड देन अगर 0 ना लिया जाए तो इसका मतलब होगा कि पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट हो रहा है। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब होल नंबर कहते हैं। ठीक है, और सिर्फ ये बोले पॉजिटिव इंटीजर बताओ तो पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होता है। लेकिन अगर ये बोल दिया जाए कि नॉन नेगेटिव इंटीजर तो 0 से स्टार्ट करना है और 1 2 3 तक चला जाता है। ठीक है, कोई यहाँ से कंफ्यूज हो सर नेगेटिव बोला है तो यहाँ -1 -2 क्यों नहीं? ये बेटा यहाँ पे नन लिखा है ना, नन नेगेटिव। ठीक है, इसलिए नॉन नेगेटिव समथिंग। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सिस्टम क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, हालांकि 2-3 क्वेश्चन करेंगे अभी। देखा गया फाइंड नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। क्या करें, जैसे एग्जांपल लेते हैं पहले। तो x y z जो 3 वेरिएबल है इनके जो आंसर्स हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप का है। तो जैसे x की वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम स्टार्ट होगा 0 से। अब बात करते हैं कि x की वैल्यू मैक्सिमम और z की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है। नॉन नेगेटिव इंटीजर तो हो गया। अब बात करते हैं खत्म इनफाइनाइट पे होगा या फाइनाइट पे कहीं ना कहीं होगा। तो ये फिनिश आप बताओ, खुद सोच बताओ यहाँ पे कि x में से कोई नंबर लेना है, y में से कोई नंबर लेना है, z में से कोई नंबर लेना है। और इस तरह से इनमें से सर्च करने हैं अपने को जिसका सम करने से 15 आता, इनका सम करने से 15 आता। तो यार अंडरस्टूड एक 15 पे खत्म होने चाहिए इनकी
मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज 15 हो सकता है। कैसे? मान लो कि x 15 ले लिया तो y z 0 0 ले लो। तो अगर x 15 है, y एंड z दोनों 0 है, तो सॉल्व करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो आपको जो नॉन इंटीजर होगा वो फिनिश कैसे पता करें कहाँ पे होगा, तो वो हमेशा जो इक्वल लिखा होता है उसी जगह पे खत्म होता है। ठीक, अब से कुछ एग्जांपल लेते हैं। मैं ये बात आपको बता जा रहा हूँ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन किस तरह से जैसे बनाते हैं। इस मान लो मैंने लिया x को 0, y मान ले लिया 12, z ले लिया 3। क्या ये पॉसिबिलिटी है सॉल्यूशन का? बाई 0 y z की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 15 आएगा। सर्च कर लो 12 प्लस 3 कितना 15 प्लस 0 15। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल बनेंगे। जैसे मान लो x को 5 ले लिया, y की वैल्यू सपोज दैट 7 ले लिया, या ये y को 3 ले लिया, z की वैल्यू हमने 7 ले लिया। तो पॉइंट का सम करेंगे अभी भी 15 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे तो ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटी आ रही है जो कि बना बना दिखा नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। मान लो यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे ले लिया हमने 6। तो ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज होंगे क्या चीज़ करने के, नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन। ये भी आंसर नॉन नेगेटिव इंटीजर का जिसमें एक्स वाई की वैल्यू क्या है, जेड की 0 12 3। नेक्स्ट सॉल्यूशन है 5 3 से। तो ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन बनेंगे। तो यही आपको बताना है कि इस तरह से कितने तरह के सॉल्यूशन बन सकते हैं। तो जैसे अभी तक मैंने 3 सॉल्यूशन बना के दिखाया है, पहला, दूसरा, तीसरा, और तीनों तीनों नॉन नेगेटिव इंटीजर। लेकिन ऐसे आगे भी तो बनेंगे। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि नॉन इंटीजर सॉल्यूशन कितने होंगे टोटल, वो सारी पॉसिबिलिटीज बतानी। ठीक है, तो देखा जाए कि नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन is same as distributing 15 identical 15 identical object among 3 person। और यहाँ पे पर्सन बस नाम क्या है, एक्स वाई जेड, बस ये सिंपल सी बात है। 15 लोग हैं, सॉरी 15 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, जैसे 15 मैंगोज 15 एप्पल्स, और बांटने कितने लोग में, 3 लोगों में। तो जितने तरीके से ये बटा जा रहा है, देखो यहाँ पे अब इसको थोड़ा मैंगो से कनेक्ट करो। सपोज करो फिल करने के लिए मैंगो है, टोटल 15 मैंगो है, ठीक, फिल करना है, सिर्फ फिल करना है। 15 मैंगोज निकलो, ज़्यादा है ना, प्लूरल नंबर होगा, ठीक है, मैंगोज। तो देखो 3 लोग हैं, 3 पर्सन है, अलग अलग, तीनों को आपको बांटना है। और ध्यान है पर्सन डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ही होना चाहिए अगर डिटाइल लगाना है तो। अब आप सोच रहे हो कि कुछ सेम होगा तो क्या करेंगे, तो उसको हम अभी हम क्वेश्चन के थ्रू बताएंगे। ठीक, तो 15 मैंगोज है, 3 पर्सन है, और 15 मैंगोज को इस तरह से बांटना है कि ब्लैंक आर अलाउड। देखो यहाँ पे 0 0 मतलब क्या है, पहले आदमी को कुछ भी नहीं मिला, दूसरे को कुछ भी नहीं मिला, लेकिन तीसरे को मान लो 15 मिल गया। तो क्या सम करने से 15 आ गए, बिल्कुल। इनको आम समझो, जो मैंगोज को मैंने इंटीजर लिखा है इसको आम समझो। मान लो कि x को कुछ नहीं मिला, x को कुछ नहीं मिला, लेकिन y को 12 मिल गए, z को 3 मिल गए। तो क्या इस कॉम्बिनेशन में भी पॉसिबिलिटीज है कि खाली, अब इसे मान लो ये एग्जांपल है, इसमें सबको कुछ ना कुछ मिला है। तो कहने मतलब ये है कि जो 15 आम है पूरा पूरा क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, पूरा पूरा खत्म हो जा रहा है, हम बांट दे रहे हैं। यानी कि इन सारे सिचुएशंस में क्या भी अलाउड है, ब्लैंक्स आर अलाउड। मतलब ऐसे भी केसेस है जिसमें खाली भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप बताओ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट कितने हैं, 15, आर कितने 3। तो यहाँ पे बताओ नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। और ध्यान है यार, वो फॉर्मूला हम तभी लगा रहे थे क्वेश्चन में ब्लैंक अलाउड है, ठीक है, n + r - 1 CR - 1 तभी लग रहा है, थ्योरी में खुद मैं लिखा है ब्लैंक आर अलाउड,
ठीक है, इस सवाल में साफ साफ दिख रहा है कि ब्लैंक अलाउड है, आप रख सकते हो चाहो तो। अभी वेरिएशंस कराएंगे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, इंटीग्रल सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, तो आ जाएगा 53 माइनस वन सी थ्री माइनस वन, तो ये हो जाएगा 17 सी टू, दिस विल बी फाइन। ठीक है, तो गाइज ये आपका पूरा सिचुएशन इस तरह से रहा। ठीक है, अब हम लोग इसी का एक हिस्सा करते हैं सेकेंड पार्ट के तौर पे। उससे पहले आप इसको अच्छे से नोट करो। तो पिछले क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, इसमें कहा गया है फाइंड नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। अब देखो मैंने पॉजिटिव इंटीजर बोला है, पिछला था नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब होगा ये जो तीनों वैल्यू हैं वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है। पॉजिटिव इंटीजर का स्टार्टिंग कहाँ से होता है भाई, ग्रेटर देन 1 से, तो इसके लिए तीनों पॉजिटिव इंटीजर बोला गया है क्वेश्चंस में। तो 1 या 1 से ज़्यादा, मतलब x को 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4, कहाँ तक जा सकते हैं मैक्सिमम 15 तक। सिमिलरली y भी, तो मैं आपको थोड़ा सा पूरा पहचान बता दूँ कैसे सिस्टम सेट करना है। तो ये रहा 1 2 3 समथिंग समथिंग, ये रहा z, ये कुछ, और मैक्सिमम 15 तक जा सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, जाना हमेशा वही तक है जो इनका हमेशा हुआ एक्स वाई जेड। अब ध्यान रहे इस सवाल में, पिछले सवाल में एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है गाइस वो हमेशा 1 है, तभी ये डिस्टिंक्ट पर्सन कह रहा हूँ। अगर क्वेश्चंस में यहाँ पे अगर ये लिख दिया जाए 3x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 15, तब फिर इस तरह से नहीं होगा जो तरीका चल रहा है। ये तरीका तभी हो रहा है जब एक्स वाई जेड इनके जो वेरिएबल्स हैं वो कोफिशिएंट 100% 1 होगा, तभी हम ये अप्रोच लगा रहे हैं। अब आप सोच रहे हो अगर 3x हो गया और इसमें पूछ दिया जाए कि नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन नॉन नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीग्रल, तो क्या करेंगे? तो इसका एक तरीका है वो करेंगे, लेकिन डायरेक्ट कुछ भी नहीं करेंगे। अभी डायरेक्ट जो भी चल रहा है इस तरह से, वो सिर्फ एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट 1 है। ये पिछले सवाल में भी था और इस सवाल में भी, हालांकि पिछले सवाल का हिस्सा ये था। ठीक है, तो आराम से देखो। पिछला सवाल हम आसानी से उस फॉर्मूले पे इसीलिए कनेक्ट कर पा रहे थे क्योंकि उसके जो सॉल्यूशन है एक्स वाई जेड के वो 0 से स्टार्ट होता है। प्रॉब्लम ये है कि n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन तभी लगता है जब ब्लैंक अलाउड हो। क्या इसमें ऐसा कोई केस है जिसमें ब्लैंक हो? पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि 0 कोई है ही नहीं। तो आपका जो मेन टारगेट होगा इसके बाद, आप हमेशा ऐसा कुछ सोचोगे कि x ग्रेटर देन 1 लिखा हो। ये तो मैंने आपको समझाने किया है, हालांकि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आप इसको लिखो। ठीक है, कभी भी इस तरह से आ जाए तो हमेशा 1 को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लो, तो कितना जाएगा ये। सिमिलरली सेकंड को भी शिफ्ट कर लो, जेड को भी शिफ्ट कर लो। उसके बाद मैं पूरा जल्दी लिख दिया क्या, y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जेड माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब भी आप इस तरह क्वेश्चन में इक्वालिटी की जगह पे 0 को छोड़ के अगर कुछ और लिखा है 1 2 3 5 7 8 9 समथिंग कुछ भी लिखा है, कभी कभी इस तरह से लिखा है, तो आपको हमेशा लेफ्ट शिफ्ट करना है। लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद आपको राइट हैंड साइड सारे में 0 बना देंगे। शिफ्ट करोगे तो अंडरस्टूड 0 तो बनेगा। तो जो बचेगा लेफ्ट साइड उसको एक नया वेरिएबल ऐड कर लेना, सपोज दैट p। तो मान लेना p ग्रेटर देन 0, तो p की वैल्यू कितना है यहाँ पे, अगर हम p को लेट करें x माइनस 1, तो इससे फायदा क्या हुआ? ये फायदा हो रहा है कि ये क्वेश्चन हमारे प्रीवियस टाइम क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रहा q, ये हो जाएगा r, ठीक है। पी क्यू आर 0 या 0 से ज़्यादा हो गया, यानी कि पिछले टाइप के क्वेश्चन में कन्वर्ट हो चुका, बट वेरिएबल पी क्यू आर सपोज। ओके, तो अब क्या करें? तो
गाइज यहाँ से आप आपका जो इन्फॉर्मेशन था एक्स वाई वाई प्लस जेड इक्वल टू 15 का, अब यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड यहाँ से निकाल कर यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। कितना हो जाएगा p प्लस 1 और ये हो जाएगा q प्लस 1, जेड हो जाएगा r प्लस 1 इज इक्वल टू 15। तो गाइज अब p प्लस q प्लस r 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया, 3 इधर भेज दो, 15 माइनस 3 बोले तो 12। तो गाइज दिस इज द कम्प्लीटली p प्लस q प्लस r। और अब बताओ इस क्वेश्चन में p q r का क्या सिचुएशन है, क्या अब ये दोनों जीरो या जीरो ज़्यादा है? देखो p भी जीरो जाता है, q भी है, r तीनों भी जीरो जाता है। तो अब सेम क्वेश्चन हमारा नॉन नेगेटिव इंटीग्रल में कन्वर्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये नए नए वेरिएबल आपके जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब इस वाले फॉर्मूले में आपका ब्लैंक अलाउड है। तो फिर से वही केस कि n की वैल्यू 3, r की वैल्यू 3, सॉरी नंबर ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट कितने 12 है, और पर्सन आप यहाँ पे p क्यू r है 3 के सी, बस इतना अंतर है। तो आपको उस फॉर्मूले लगाने से पहले आपको ये श्योर कर लेना है कि जो पर्सन है उनकी जो वैल्यूज है जीरो या जीरो से ज़्यादा होने चाहिए, यानी कि ब्लैंक अलाउड होने चाहिए। यहाँ पे हम क्यों नहीं लगा पा रहे थे? क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में देख सकते हो सबको कम से कम एक जरूर मिलना है। पॉजिटिव इंटीग्रल 1 से स्टार्ट होता है, अगर इसको हम मैंगो से कनेक्ट करें तो इसका क्या मतलब है कि कम से कम हर पर्सन को एक ही काम जरूर मिलना है, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला तभी लगता है जब वहाँ पे ब्लैंक अलाउड हो, किसी को भी ब्लैंक मिल सकता है, मतलब कोई भी खाली हाथ रह सकता है, तभी उस फॉर्मूले पे आना है। तो इसलिए वो शुरुआत में था नहीं, इसलिए मैंने इसको राइट टू लेफ्ट साइड शिफ्ट करके के मैंने यहाँ पे इसको बना दिया, ठीक है। अब क्या, अब तो फॉर्मूला हो गया, अब तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन लिख ही सकते हैं। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन सॉल्यूशन इज इक्वल टू n प्लस r माइनस 1, ठीक है। n की प्लेस पे 12 प्लस 3 9 माइनस 1 गाइस 8 आ जाएगा NC2, ठीक है 8C2, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो ये स्टेप एक्स्ट्रा क्या कारण है कि बना ये स्टेप, पिछले सवाल नहीं बना थे ऐसा फालतू में पी क्यू है, क्योंकि पिछले सवाल में नॉन नेगेटिविटी बोला था, और नॉन नेगेटिविटी से स्टूडेंट जीरो से स्टार्ट होता है, ये आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है। और पॉजिटिविटी किससे स्टार्ट होता है? 1 से। अब हम तीसरा सवाल करा रहे हैं, ये सारा भ्रम आपका दूर कर देगा, इनइक्वालिटी से रिलेटेड कभी भी हुआ तो। आइए देखते हो क्या। तो चलिए स्टूडेंट अब एक क्वेश्चन हो लेते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 3, पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट। लिखा है नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन इफ, आपको जितने नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए वो कुछ इस तरह के सॉल्यूशन चाहिए, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा हो, 2 या 2 से ज़्यादा हो, जेड के लिए 1 या 1 से ज़्यादा। हालांकि यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन लिखा है, मतलब सिर्फ 1 से ज़्यादा हो। अब यार हम इसको मैंगो यूज करें नहीं करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे अपने पर्टिकुलर टॉपिक पे वापस आ जाएंगे। तो आपको ये फाउंडेशन के साथ बंधा हुआ है। अब इस सॉल्यूशंस को हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ इक्वल टू लगा है, लेकिन जिस पर इक्वल टू लगा है 3, क्या ये इंटीजर होता है? जी बिल्कुल होता है। x माइनस 3 थोड़ा जीरो हो गया। अब बताओ ये 2 है, 2 भी इंटीजर होता है, हाँ, यानी कि इक्वल टू के साथ होल्ड भी कर रहा है, अच्छी बात है। अब थोड़ा यहाँ समझते हैं, यहाँ लिखा है z ग्रेटर देन 1, ये है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जो कि आपको डाउट होगा, सिर्फ ये वाला प्लेस। z की वैल्यू 1 हो सकता है इंटीजर में, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में तो इक्वल टू लगा ही नहीं, तो इसका मतलब होगा कि तीसरे वाले पर्सन को एक आर्म नहीं मिला होगा। अगर आर्म से कनेक्ट करना चाहते हो तो एक आर्म नहीं मिला होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू लगा ही नहीं, तो कितना मिल सकता है? फिर 2 मिल सकता है, क्योंकि 1 से ज़्यादा मिलना चाहिए। इसका क्या मतलब है? 1 से ज़्यादा, इसका मतलब होगा ग्रेटर देन 1 का मतलब 1 से ज़्यादा मिले, मतलब कम से कम कितना मिले? 2 तो मिलना ही चाहिए। तो इस बात को हम लोग मैथमेटिकली अपने मैथमेटिकल में कन्वर्ट करने के लिए इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखेंगे। इसी बात को क्यों लिखा हूँ ग्रेटर देन 2, समझो आराम से। इक्वल टू नहीं लगा था इसलिए इक्वल टू इसके जस्ट बाद कब आएगा? तो 1 के बाद 2 पे तो आता है, इसलिए z माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
अब मैं थोड़ा इसके बाद लगाऊंगा बाद में, तो यहाँ पे सोचते हैं। मान लो कोई क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछ दिया जाए, समथिंग लाइक दैट, एंड z इज ग्रेटर देन √5, मान के लिख दिया। अब मैं कहूँ कि इस तरह से कुछ कन्वर्ट करो जिसमें राइट हैंड साइड 0 बन सके, और ध्यान से रहे सब में इक्वल टू ही होना चाहिए उस कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तभी जब तक 0 बनेगा नहीं तब तक ब्लैंक अलाउड वाला कॉन्सेप्ट लग ही नहीं सकता। तो देखो ये तो बहुत आसानी से 0 बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो प्रॉब्लम क्या है। पहली प्रॉब्लम ये इक्वल टू साइन नहीं लगा है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि 3/2 एक रैशनल नंबर है, तो कोई बात नहीं, 3/2 से बड़ा नंबर चाहिए, तो क्या पॉसिबिलिटी है। 3/2 पहले सॉल्व कर लो, तो ये 3/2 होता है 1.5। अब 1.5 से ज़्यादा ग्रेटर देन 1.5, तो बताओ 1.5 से पहली बार ज़्यादा क्या है, इंटीजर, तो वो आएगा 2। तो इसी इक्वालिटी को हम मैथमेटिकली ये भी बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसे √5 लिखा है, तो √5 कितना होता है 2 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, मतलब 2 पॉइंट मान लिया, तो 2.1 से ज़्यादा। अब ये सिर्फ ग्रेटर लगा है, हमें इक्वल टू में कन्वर्ट करना है, तो 2.1 से जस्ट ज़्यादा में कौन सा वाला इक्वल टू आएगा, 3 वाला आएगा, तो इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो तीनों सवाल को हमने कहाँ कन्वर्ट कर लिया, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। तो जब इक्वल टू हो जाएगा तब इसके बाद सारे सवाल आपके आसान रहेंगे, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो अब आपका नेक्स्ट प्रोसीजर होगा कि इसको हम लोग पीरियड कर लें। लेट पी एक न्यू वेरिएबल, इसको क्यू मान लें और इसको हम आर मान लेते हैं। ठीक है, क्या बच्चों आ जाएगा, एक्स की वैल्यू पी प्लस 3, वाई की वैल्यू क्यू प्लस 2 एंड जेड की वैल्यू आर प्लस 2। और पी क्यू आर की वैल्यू क्या होगा, पी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। कैसे, क्योंकि एक्स माइनस 3 जगह पी माने, तो पी जब यहाँ रखेंगे तो पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सिमिलरली यहाँ पे क्यू ग्रेटर देन 0 होगा और आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब क्या करें, अब जो आपका जो पुराना इंफॉर्मेशन है इसकी जगह पे हम लोग x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी हो जाएगा p प्लस 3, y हो जाएगा q प्लस 2 एंड z हो जाएगा आपका r प्लस 2। ठीक, बस खत्म सवाल। p प्लस q प्लस r 3%, और बांटने वाले कितने हैं, 3 2 5 तो 7 इधर भेज दो और 8 हो जाएगा। ठीक, तो n की वैल्यू 8 हो गया। और ध्यान रहे पी क्यू का आर का रेंज कितना हुआ, पी क्यू आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब ये सारे वेरिएबल्स 0 इंक्लूडिंग, ध्यान रहे 0 है, 0 से ज़्यादा जब तक बनेगा नहीं तब तक आप उस फॉर्मूले पे डायरेक्ट आओगे नहीं, ये ध्यान रहे। हाँ, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आर की वैल्यू 3%, 1 2 3। तो अब तो टोटल वैल्यू लिख लो यार, अब तो पूरा मैथ समझ गए हम लोग यहाँ पे। तो n की वैल्यू 8 है, r की वैल्यू 3 है, -1 3 -1 सॉल्व करेंगे तो 10 से 2 आ जाएगा। ये तो फिलहाल बहुत आसान है, तो इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो 53 बेज आ जाएगा, ओपन करके पे देख लेना 55 आएगा। ठीक है, तो ये गाइस कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें आपको इनइक्वालिटी पहले से अवेलेबल हो एंड देन आपसे पूछ लें। ठीक है, अब आइए कुछ अलग टाइप क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग एक इनक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, सेम तरह के डाटा पूछने का। तो ये उसी का हिस्सा है बट बोलने का तरीका थोड़ा सा इनक्वालिटी फॉर्म में लिखा है। फाइंड नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस। आप चाहो तो इस सवाल को एज ए न्यू क्वेश्चन लिख सकते हो, हालांकि एग्जैक्ट तो नहीं कहूँगा फिलहाल। अब इसको एज ए न्यू क्वेश्चन तौर में देखो। ठीक है, नया क्वेश्चन। ठीक, आइए देखते हैं। तो कहा गया कि ऐसे कितने नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन हो सकते हैं जो इस इनइक्वालिटी को क्या करता हो, सैटिस्फाई करता हो। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करें, x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ठीक, अब आपको देखना है कि नॉन नेगेटिव इंटीग्रल का मतलब तो ये होता है क्या क्या, वेयर नॉन नेगेटिव मतलब क्या होता है कि चाहे x हो चाहे y हो चाहे z हो,
0 1 2 3 इस तरह से चलता चला जाएगा। कब तक चला जाएगा डिपेंड करेगा क्वेश्चन से। पिछले सारे क्वेश्चन में हम 15 पे रुक जा रहे थे, रीजन क्या था? क्योंकि वहाँ पे इक्वल टू का सिंबल था, एग्जैक्टली पता था कि 15 पे जाकर रुक जाएगा। अब यहाँ पे इनक्वालिटी टाइप है, तो जब भी इस तरह का सवाल हुआ करे तो आपको हमेशा, आप खुद बताओ कि अगर एक्स वाई जेड इंटीजर है तो इनका समेसन भी इंटीजर होगा। तो 10 और 15 के बीच में कितने इंटीजर हो सकते हैं? जबकि 10 में देखो इक्वल साइन लगा है, तो 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी आ सकता है, 13 भी, 14 भी, 15 क्या आ सकता है? 15 भी यहाँ पे ओपन लगा है, तो इसलिए 15 नहीं होगा। अगर यहाँ पे क्लोज लगा होता तो 15 भी होता, क्योंकि ओपन लगा है इसलिए ये चीज़ हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक, तो यानी कि एज ए देखा जाए सिस्टम, ये आपके सामने वास्तव में 5 क्वेश्चन रखे गए। एक सवाल है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10, दूसरा है 11, तीसरा है 12, तीसरा है 13, 14। तो आपके सामने 5 क्वेश्चन किए गए। तो जिस तरह से हमने पहला सवाल किया था उसी तरह से ये भी है, लेकिन आपको 5 बार करना है। तो पहला केस क्या है? केस नंबर फर्स्ट है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10। तो इसके नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने आएंगे? तो n प्लस r 3 लोग हैं, ये हो जाएगा आपका 12c2। सेकंड केस क्या होगा? जब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 11। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्या ये डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों लग रहा है? क्योंकि गाइस यहाँ देख सकते हो x y z ब्लैंक अलाउड है, 0 यहाँ पे है, इसलिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा पा रहे हैं। ठीक है, अगर गलती से लिखता कि x ग्रेटर देन 1 y ग्रेटर देन 1, तो पहले ये तो सोच लेते हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे काम कर लेते हैं। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ शायद आपको सही में आया नहीं है, मुझे लग रहा है, मैं एक बार बता देता हूँ। अगर ये 0 से स्टार्ट ना होता, मान लो कि सेम क्वेश्चन देकर और आपके सामने कुछ ये लिख देता, लिखना नहीं से सुनना है, मान लो ये लिख देता इस तरह, हम क्या करते x माइनस 1 को p मान लेते। अब देखो यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर लगा है, तो इसलिए अगला इंटीजर्स कब आएगा? 3 पे, तो इसे हम लिख सकते हैं y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब 3 को दे देंगे, उसको q मान लेंगे एंड देन z। तो अब p क्यू आर में यहाँ पे x y z की जगह रखकर p क्यू आर में इनक्वालिटी बन जाएगा और p क्यू आर 0 या 0 से स्टार्ट हो जाएगा फिर से। तो फिर से ये प्रोसेस हम लोग लगा सकते हैं। तो अगर ये सब चीज़ें देता आपको, तो एज ए प्रीवियस टाइम के जितने क्वेश्चन किए उसके अकॉर्डिंग काम करना होगा। ठीक है, तो आप बात करते हैं भी, इसके थर्ड क्या हो जाएगा भाई? 11 प्लस 3 माइनस 1 c3 माइनस 1, तो ओ ये आ जाएगा 13c2। आगे बढ़ते हैं, थर्ड एग्जाम्पल क्या है? थर्ड केस होगा आपका 13 जब हो जाए तो, सॉरी 12, कितना है बच्चों? तो 12 प्लस 3 माइनस 1 c3 माइनस 1, ये 14 आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे 2 आ रहा है, ऊपर एक एक बढ़ता चला जाएगा, 12 13 14। इसी तरह से एक केस और आएगा। ठीक, ये हो जाएगा आपका 13 नहीं 13 3 माइनस 1 c3 माइनस 1, सॉल्व करेंगे जो आएगा 15c2। पांचवा केस क्या है? जब इसका सम 14 के इक्वल हो, क्या आएगा? 14 प्लस 3 माइनस 1 3 माइनस 1, जो हो जाएगा 16c2। अब क्या करें? तो बस आपके सारे केस बने, आपको सारे आंसर चाहिए, तो टोटल सॉल्यूशन के लिए आपको इन सारे वेज को आपस में ऐड कर देना है। 12c2 प्लस 13c2, और ऐड करने से पहले गाइस आपको कुछ बातें, बाइनोमियल थ्योरम का फर्स्ट पार्ट जितना हमने पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पे अवेलेबल है और ऐप्स पे भी जाकर देख सकते हो। वहाँ पे हमने एक रूल पढ़ाया था, मैं आपको रूल याद दिलाता हूँ। आई थिंक वो रूल यहाँ पे लग रहा है, फिलहाल तो इस केस में नहीं, या नहीं यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे रूल नहीं लग रहा है। मैं रूल क्या बताने जा रहा था, सुन मेरे पर याद है, हम लोग ये फॉर्मूला पढ़ते हैं
इसके लिए ऊपर के जो टर्म्स होते हैं वो सेम होने चाहिए। इसमें ऊपर के सारे टर्म्स कैसे हैं, डिफरेंट है, इसलिए नहीं लिख सकते। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, बस इसी को आपको ओपन कर लेना है। दिस विल बी द फाइनल। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने इस सवाल को भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो नोट कर लो। अब हम बात करते हैं एक इसी टाइप के क्वेश्चंस करने का जिसमें एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट होते हैं अगर वो ना हो के कुछ और हो जाए तो क्या करेंगे। क्या बोला, एक्स वाई जेड कोफिशिएंट वर्ड ना हो के किसी में कोफिशिएंट अगर 2 या 3 4 हो जाए तो क्या करेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। और बात करने से पहले गाइस मैं एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मान लो इसी क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा होता तो क्या करते हैं, सिर्फ ये लिखा है तो वेरिएशन सुन लो बस, आपको लगाना खुद ही है। सेम क्वेश्चन है बस लेस देन 15 है, तो यहाँ पे जो केस बनता 15 से छोटे बनते हैं। तो 15 छोटे क्या क्या बनते हैं, क्योंकि भाई तो है नहीं, तो 15 छोटे क्या बनते हैं, 14 13 12 11 10। अब बात करते हैं कहाँ पे खत्म होगा, तो कुछ बच्चे का सर इनफाइनाइट पे खत्म होगा, माइनस इनफाइनाइट। तो ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको नॉन निगेटिव इंटीजर चाहिए, मतलब 0 से ज़्यादा वाला। आपको सोचो तीनों क्वांटिटी 0 से ज़्यादा है तो इसका समेशन तो 0 से ज़्यादा ही होगा ना। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, तो ये भी क्वांटिटी 0 या 0 से ज़्यादा होगा। तो आपको रुकना कहाँ पे है, मैक्सिमम 0 तक रुक जाए। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो ये सारे केस बने 14 13 12 11 10, तब आपको ये सारे केसेस यूज करने पड़ते हैं जो अभी आपको दिख रहा है। और इस तरह से करते करते कब तक चलना है आपको, 0 तक। तो काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होता है। ठीक है, मैं एक करके दिखाता हूँ। यहाँ होता है 14 + 3 - 1 C3 - 1। सॉल्व करेंगे तो आई थिंक 16 C2 आएगा। सिमिलरली ये भी 14 की जगह पे अब 13 हो जाएगा, तो ये आएगा 15 C2। चेक कर लेते हैं, और यह 15 है। तो आप देख सकते हो एक एक पावर कम होते जा रहा है, एक एक पावर कम होते जा रहा है। 16 15 फिर क्या आएगा 14 फिर 13, ऐसे करते करते जब 0 वाला यूज़ करेंगे दिस इज इक्वल टू 0, लास्ट में कहीं ना कहीं आएगा x + y + z = 0। तो एक भी ऑब्जेक्ट नहीं है और 3 लोग में बांटना है। क्या गजब क्वेश्चन है। 0 + 3 - 1 C3 - 1, ये एक तरीका होगा। यहाँ बोले तो 2C2 आ गया, 3 - 1 2 3 - 1 2। तो इन सारे तरीके को आपको ऐड करना होगा। क्या लिखते हैं, इस केस का आंसर जो अब चल रहा है, इसका जो आंसर आता वो आता 2C2 नीचे से + 3C2 + 4C2 लाइक दैट, कहाँ तक 15C2 16C2। तो इन सारे तरीकों को ऐड करना होता है। और इस सवाल को ऐड करने का तरीका आपको बाइनोमियल में पढ़ाया गया है। कैसे, देखो आंसर तो हो गया। अब देखो यार, सोच के देखो, इसमें 15 टर्म्स हैं। अब 15 बार इसको अगर लिखोगे तो पागल हो जाओगे, आंसर भी नहीं आएगा। मतलब उतना इजी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। तो इसका एक टेक्निक है, 2C2 को हम लोग लिख सकते हैं 3C3, एक ही बात है भाई। 2C2 लिखें या 3C3 लिखें, बात सेम है। कैसे भाई, 2C2 की वैल्यू 1 होता है और 3C3 की भी वैल्यू 1 होता है, तो 1 के प्लेस में हमने 3C3 लिख दिया। अब क्या रीज़न ये लिखने का, वो सिंपल सा रीज़न है कि ये फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया है कि ऊपर वाला डाटा सेम होना चाहिए और नीचे वाला में एक छोटा हो और जस्ट एक बड़ा। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, r या r - 1, कौन स्टूडेंट r बड़ा है, तो ऊपर वाले में एक ऐड कर देते हैं और इनमें जो सबसे बड़ा होता है उसको लिख देते हैं, जो बड़ा होगा वही लिखेंगे। तो आप बताओ, जैसे मैं एक एग्जांपल बस करके दिखाता हूँ। जैसे ये लिखा है प्लस, बाकी की ये डाटा भी यहाँ पे कॉपी कर लेना होगा। ये यहाँ पे लिखा है, ये यहाँ पे बीच में प्लस अभी है। तो इसको सॉल्व में कितना आएगा, देखो ऊपर से नीचे कोई एक ज़्यादा होना चाहिए, तो इसमें से 3 ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, ऊपर वाले में एक ऐड करते हैं, ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया जाता है बाइनोमियल में, और नीचे उसको लिखते हैं जो इन दोनों में बड़ा होता है। तो बड़ा कौन है, 3। तो इस तरह से छोटा हो गया। फिर बचा 4C3 और अगले में अवेलेबल है क्या, 4C2। अब इसको जोड़ेंगे
तो 3 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 4। तो क्या फिर से फॉर्मूला बन जाएगा? क्यों नहीं? क्योंकि ऊपर वाला सेम है, नीचे वाला एक कोई ज़्यादा है, तो ऊपर वाला में ऐड करेंगे तो आएगा 5 और इसमें ज़्यादा है 3, तो 5C3। ठीक है, इस तरह से करते करते आपको 16C2 तक जाना होगा। ठीक है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। अब चालाक व्यक्ति क्या करेगा? उसको एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है। मैंने जब ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो 1 साल मैंने क्लास में ऐसा भी कराया है, तो उसके बाद हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि इस तरह से चीज़ें कनेक्ट होती रहती हैं। तो यहाँ पे टेक्निक होता है इस तरह से वर्क करने का कि जब इस तरह केसेस हों कि नीचे के डाटा सेम हो रहे हैं, नीचे के डाटा सेम हो रहे हैं और स्टार्ट वहीं से हुआ है जहाँ पे आपका शुरू वाला नंबर है, देखो सेम सेम, और सब में कंप्लीट 2 लिखा है और ऊपर एक एक बढ़ रहा है। तो इसका तरीका बताया था स्टूडेंट कि इसमें 16 ऊपर वाले में हम लोग एक ऐड कर देते हैं और C नीचे वाले में भी एक ऐड कर देते हैं, ये आता है आंसर। तो 17C3 फाइनल आंसर आएगा। सोचो इतनी बड़ी बात को हमने रिड्यूस करके ये लिख दिया। तो एक फॉर्मूला पढ़ाया गया, तो ये जो नहीं है कि आपको डायरेक्ट याद हो, फॉर्मूला ये था कि आई थिंक ये था R R+1 CR R+2 CR .R+n CR। तो ऊपर वाले में ऐड कर देते हैं और नीचे वाले में ऐड कर देते हैं। ये सारा डायलॉग मेरा काम नहीं है बताना, ये सारा काम आपको बाइनोमियल बताया गया, मैं बस आपको याद दिला, वहाँ पे और अच्छे से बताया गया होगा। ठीक है, मेरा बस मेन टारगेट ये था गाइस कि अगर लेस देन 15 हो तो आपको इस तरह से स्टेप्स फॉलो करने हैं, लास्ट में चल के इसको ऐड करना है। अब ऐड करने के बाद बाई चांस बाइनोमियल अगर आए तो इसमें मेरी कोई गलती थोड़ी है, सवाल बनाने वाले ने ऐसे किया वो सेट कर दिया। ठीक है, तो ठीक है, ये सवाल भी आई थिंक मैंने वेरिएशन करा दिया। ठीक है, अब आते हैं उस क्वेश्चन पे जिसमें x, y, z के कोएफिशिएंट अगर 1 ना हो तो क्या करेंगे, आइए देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको कहा गया है नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव रेजोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। देख सकते हो इसमें z का कोएफिशिएंट जो हमने 4 लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे इस प्रोसेस को तभी फॉलो करना जब चाहे जितना वेरिएबल्स हो, बट इम्पोर्टेंट इज व्हाट, उसमें कहीं ना कहीं किसी एक ही वेरिएबल का कोएफिशिएंट एक से ज़्यादा होना चाहिए, किसी एक का भी हो। ठीक है, एक से ज़्यादा हो, चाहे इसका जगह 4 लिखा हो, चाहे यहाँ 4 लिखा हो, किसी ना किसी एक जगह लिखा हो। आप सोच रहे होगे सर ये फॉर्मूला मतलब जो पढ़ाने जा रहे हैं अगर ये बाउंडेशन है तो इसको सवाल लगा क्यों रहे? तो मेरा कहना ये है, कुछ समय के बाद हम लोग किसी के भी वेरिएबल्स होंगे यहाँ, चाहे x से भी कुछ लिखा हो, चाहे y के, चाहे z के, जैसे मान लिखा है 3x, लिखा है 2y एंड देन समथिंग, इस तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं, बट एग्जाम में जल्दी पूछे नहीं जाते, बहुत जल्दी होते हैं। तो एग्जाम में जो चांस होता है ज़्यादातर आने का, आई थिंक मैं 99% बोलना सकता हूँ यहाँ पे, तीनों वेरिएबल में से किसी न किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट ही आपसे पूछता है। ठीक है, लेकिन अब बात आती है कि अगर नहीं आया बाई चांस, वही 1% में से आ गया, मतलब क्या कि सबके कोएफिशिएंट हो गए, तो क्या करेंगे? तो उसका एक तरीका है बाइनोमियल एक्सपेंशन से आता है, जो कि हम लोग कॉम्बिनेशन चैप्टर में ही सीखेंगे। ठीक स्टूडेंट, तो वो सब डिस्कशन हम करेंगे समय आने पे, बट अभी जो चल रहा है अभी सिर्फ आपको दिमाग रखना है कि अगर किसी न किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट कांस्टेंट हो, एक से ज़्यादा मतलब हो, तो उस केस में हम लोग को नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम होगा यहाँ पे सॉल्यूशन का कुछ इस तरह का, आपको इस तरह के सवालों में केस बना के करने पड़ते हैं। क्या मतलब, देखो नॉन नेगेटिव इंटीजर बोला है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होगा कि x, y, z 0 है, 0 से ज़्यादा होगा। ठीक है, 0 है, 0 से ज़्यादा होगा, ये मतलब है। तो यहाँ पे हम दो केस बना चलेंगे। पहला, मान लेते हैं कि अगर z 0 हो गया, z की वैल्यू 0 हो गया, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, तब बनेगा x + y = 15। तब तो ये बच्चों का खेल हो गया। कितना तरीका होगा, 15 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, दो लोग में बांटना है, तो दो लोग मतलब 2 - 1, नीचे भी 2 - 1, कितना हो जाएगा 2 - 1 16C1। ठीक, सेकेंड केस, नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा 1, तो मान लो z की वैल्यू 1 है, तो ये मिलाकर 4 हो जाएगा,
प्लस वाई की वैल्यू स्टूडेंट 11 हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा 11 प्लस 2 माइनस 1 सी 2 माइनस 1 सॉल्व करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 12c1। ठीक है, सेकेंड केस का आंसर ये है फर्स्ट केस का। इसी तरह से आपको केस बना करने पड़ेंगे, बस इतना फर्क है, इंटीजर बढ़ाते जाओ क्योंकि 0 से ज़्यादा है। तो x प्लस वाई प्लस जब 2 रखेंगे तो 2 4 जा 8 होगा, ये आ जाएगा x प्लस वाई को 7, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 7 प्लस 2 माइनस 1 सी 2 माइनस 1। सॉल्व करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 8c1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ केस है z इक्वल टू 3, तो x प्लस वाई 3 रखेंगे तो 4 3 जा 12, 12 इज इक्वल टू 50। सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और जब इसको लेके सॉल्व करेंगे इस वाले पार्ट को तो वेरिएबल 2 है, बाई चांस आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट भी 2 ही है, तो दो लोग को है, दो लोग को बांटना है। इसका तरीका हो जाएगा आपका 5 माइनस 1 4c1। अब देखते हैं नेक्स्ट केस में क्या होता है, फिफ्थ नंबर केस। तो जब z की वैल्यू 4 हो जाएगा तो x प्लस वाई प्लस 16 हो जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। अब सोचो कि x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव जब है तो इसका समेशन भी तो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि x भी पॉजिटिव है और y पॉजिटिव है, तो दोनों का समेशन पॉजिटिव होगा। बट राइट हैंड साइड क्या लिखा है, नेगेटिव। तो जब पहली बार गलत होगा तो आगे आपको चेक करने की कोई जरूरत नहीं, चाहो तो चेक करके देख लो। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मान लो z की वैल्यू आप 4 पे गलत हो गया तो हो सकता है कि आप 5 पे लालच लो कि आप 5 पे चेक कर ऐसा ही हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों? 5 4 जा 20, 20 इधर सब्ट्रैक्ट करो तो -5 आएगा, यहाँ 6 बढ़ाओगे तो और घट गया। ठीक है, तो इसीलिए आपको इस तरह से करना है। अब यार मैंने ये शायद शुरुआत में नहीं बोला है कि मैंने क्या रीज़न है कि z के एक क्वांटिटी को चूज़ किया, क्योंकि जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें x y z के कोफिशिएंट 1 पे पढ़ रहे हैं। तो अगर आपने x की वैल्यू 0 1 2 तो लिया तब तो यार ये z का कोफिशिएंट अभी भी 4 फंसा रहेगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे आपको उस वेरिएबल के कोफिशिएंट को इंटीजर लेट करके चलना है जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट 1 नहीं होगा। तो यहाँ पे z का कोफिशिएंट 1 नहीं है, इसलिए z के इंटीजर्स को हमने यहाँ पे सोचा। ठीक, तो ये इसका पूरा पैटर्न है। तो बस खत्म। अब क्या करें, अब हमें टोटल आंसर चाहिए, तो टोटल हो जाएगा इन सारे तरीकों को आपस में ऐड करना है। वो छोटा छोटा सवाल है, 16c1 प्लस 12c1 प्लस 8c1 एंड 4c1। 16c1 सॉल्व करेंगे 16 आएगा, 12 आएगा, 8 आएगा, 4 आएगा। ठीक है, ऐड कर देंगे बच्चों का आएगा 12 8 20 एंड 16 4 20 20 40। ठीक, तो इस तरह से ये फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक, तो मैं इस बार फिर से रिपीट कर देता हूँ इसमें क्या प्लान था। प्लान ये है कि जब भी किसी x y z के किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट अगर कोई 1 से छोड़कर कुछ और है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी, तो आपका पहला काम होगा कि डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा सकते, तो आप उस पर ध्यान ही नहीं देते। डायरेक्ट फार्मूला तभी होता है जब 100% x y z के जो कोएफिशिएंट हो स्टूडेंट वो 1 ही होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम था कि z का कोएफिशिएंट 4 है, तो इसीलिए हम उसी z के कोएफिशिएंट को ही 0 1 2 3 रखें, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 1 मेंटेन है ना। तो आपको उसी वेरिएबल की वैल्यू 0 1 2 3 रखना जिसके कोएफिशिएंट 1 ना हो। तो जिसके 1 नहीं होंगे उसी की वैल्यू z की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे और कॉम्बिनेशन निकालते जाएंगे। ठीक है, मान लो अगर z की वैल्यू 4 यहाँ ना होके मान लो यहाँ होता, तो अब क्या करते हैं, तो अब x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखते हैं, x की वैल्यू 1 रखते हैं, x की वैल्यू 2। ठीक है, मान लो यहाँ पे y की बाजू में 4 होता है तो y को लिखते हैं 0, फिर अगला केस में 1, फिर 2, फिर 3, फिर x प्लस z यहाँ से आता है, फिर सबको लास्ट में ऐड करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि अपने पास क्वेश्चन था उसके हिसाब से हमने काम कर लिया। ठीक स्टूडेंट, नोट करो। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग डायरेक्ट फार्मूला की बात करते हैं जिस पर बेस हम लोगों ने अभी क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो पहला है नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट प्लस xr इक्वल टू n।
तो अगर इस तरह कोई इक्वेशन दिया गया है और आपके क्वेश्चंस में अगर इस तरह के सॉल्यूशन पूछे, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल मतलब वो सारे सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हों, 0 1 2 3 डॉट डॉट, मतलब जो x1 x2 x3 xr तक की जो वैल्यू है वो इन्हीं में से होनी चाहिए, एंड इनफैक्ट होल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, तो किस तरह से सॉल्व करते हैं, मैंने एग्जांपल लिया था अभी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 15 यानी 15 नाम का। ठीक है, तो उस एग्जांपल में हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके चीज़ों को समझा था, लेकिन इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अगर आपसे पूछा जाए नॉन नेगेटिव इंटीग्रल, तो सिर्फ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल बोलेगा तो आपको डायरेक्ट फॉर्म लगाना होगा n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ पहले वाले करस्पॉन्डिंग। जैसे हमने एक सवाल किया था अभी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस सॉरी इज इक्वल टू 15 था। ठीक, जो पहला सवाल किया था इस तरह के नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन वाला। तो इसमें देखो n की जगह क्या लिखा है 15, r के प्लेस पे क्या लिखा है 3 वेरिएबल्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो r यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, और ध्यान रहे ये सारे वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट है वो 1 है। तो यहाँ भी देख लो सारे वेरिएबल कोफिशिएंट जो है 1 है। वेरिएबल के नाम अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो r इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, तो यहाँ रख दो 15 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 17 C2। अब आप जाकर देखो सोल्यूशन में उसका जो आंसर था वो 17 C2 ही आया था, लेकिन वहाँ पे कुछ ज़्यादा मैंने समझाया था। तो इन सारे समझने से बचना चाहते हो तो आपको ये डायरेक्ट फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बात तब रहा कि आपसे नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछ रहा है, लेकिन उनके जो वेरिएबल्स है उनके सम की वैल्यू n के इक्वल है, सम की वैल्यू n के इक्वल है। तो अब उस केस में फॉर्मूला लगाना होगा n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। ठीक है, अब क्या करें, अगर आपसे पूछा जाए सेकेंड, तो इस तरह के सवालों में हमने कर लिया है नॉन नेगेटिव इंटीग्रल से रिलेटेड, बट अभी जाकर हम डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहे हैं। इसके पहले हमने बिना फॉर्मूले के सारे सवाल किए थे, और ये डायरेक्ट तभी लगेगा जब नॉन नेगेटिव इंटीग्रल बोलेगा। लेकिन अगर ये बोल दिया जाए कि उसके वेरिएबल 2 से ज़्यादा, ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 4, इस तरह के, तो ये डायरेक्ट नहीं है। उसके लिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, तो ये डायरेक्ट तभी होगा जब इनके क्वेश्चंस जो नंबर्स है सॉल्यूशन वो होल नंबर होने चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। और मैंने वेरिएशन भी कराया था फॉर्मूले से, देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड। तो फर्स्ट वाला तो हम लोग पढ़ चुके हैं, सारे सवाल भी कर चुके हैं, अब इसका कोई मतलब नहीं है। अब अपने को सेकंड पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं वो पहले वाले पे आते हैं, ठीक है, बट क्वेश्चन सेकंड भी बेस्ट है। आइए देखते हैं क्या है। इसका कहना है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, जिस वेरिएबल्स को फाइंड करने जा रहे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिख दूं, अगर मान लो लिखा है x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू सपोज दैट 50, मान लो ये लिखा है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसके नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने होंगे x y z को, जिसको रखने से मल्टीप्लाई करने से 15 आता हो। ठीक है, तो नंबर तो कुछ भी हो सकता है, 150 हो सकता है, 2150 हो सकता है, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, वेरिएबल भी ज़्यादा हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा। तो हम लोग इन जनरल बात कर रहे हैं कि जिस वेरिएबल्स की पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछ रहा है, ध्यान रहे ये फॉर्मूला तब लगता है जब कंप्लीट होल नंबर बोले, जब होल नंबर बोले तब लगता है, लेकिन एग्जैक्टली यही लगता है। ठीक है, इसके अलावा कोई सोर्स नहीं। दूसरा क्या है, अगर ये पॉजिटिव इंटीग्रल हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 समथिंग, और इस तरह के सवाल में जब सोल्यूशन पूछे, यानी कि x1 x2 x3 xr की जो वैल्यूज है वो 1 2 3 4 टाइप का कोई ना कोई पॉजिटिव सोल्यूशन अगर चाहिए, तो सबसे पहला क्या हम क्या करेंगे, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिखा था एक्स वाई जेड इक्वल टू, मान लो कुछ भी लिख लेते हैं, मैं लिख देता हूँ, मान लो 72 लिख दिया। मैं पूछूँ कि इसमें कितने नॉन नेगेटिव इसमें कितने पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे, तो सवाल एग्जाम में आपको जब भी पूछा जाएगा तो पॉजिटिव इंटीग्रल ही पूछा जाएगा जब भी हम लोग मल्टीप्लाई के केस में सॉल्व करेंगे। इसका रीजन है क्योंकि अगर नॉन नेगेटिव पूछ दिया तो इसमें कहीं ना कहीं एक जीरो हो जाएगा, और कहीं ना कहीं अगर एक जीरो हुआ तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा नंबर जीरो बन जाएगा ना। ठीक है, तो इसीलिए जीरो नहीं क्वेश्चन में बनता है, इसलिए थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव इंटीग्रल पढ़ते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे नॉन नेगेटिव ले देता तो कहीं ना कहीं जीरो भी आ जाएगा, तो किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को जीरो होगा तो पूरा मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सवाल में पॉजिटिव इंटीग्रल पे हम लोग पढ़ते हैं।
तो अब बात बता दी हमने कि जीरो क्यों नहीं लेते, यानी कि नॉन निगेटिव हम क्यों नहीं बोल रहे, हम यहाँ पे पॉजिटिव इंटीग्रल बोल रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अब क्या करेंगे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, सबसे पहले राइट हैंड साइड को आपको फैक्टर करना है, पहला काम होगा। ठीक, पहला काम फैक्टर करना है। फैक्टर करके उस फैक्टर को प्राइम नंबर के पावर लिखना है। अब देख सकते हो थ्योरी में हमने राइट साइड क्या लिखा है, बेस में सिर्फ प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7 एंड देन उसके पावर जो भी बन सकता है बना लो, जो भी इच्छा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे अपने को सबसे पहला काम होगा राइट हैंड साइड को फैक्टर करना इस तरह से कि उसके जो बेस है वो प्राइम नंबर में हो। ठीक है, जैसे 72 का फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर क्यूब एंड 3 की पावर 2, बाई 2 की पावर क्यूब 8 होगा, 3 की पावर 2 9 होगा, 9 8 72। तो आप देख सकते हो बेस आपका प्राइम नंबर में। देखो वैसे तो ये भी है, लेकिन 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, हालांकि इसका मल्टीप्लाई अभी भी 72 आ रहा है। तो जो हम डायरेक्ट फॉर्मूला बताने जा रहे हैं वो लगाने से पहले आप श्योर कर लो अपने कॉपी में कि जो बेस हो वो पूरा पूरा प्राइम नंबर ही होना चाहिए। हर एक टर्म का जो बेस वो प्राइम नंबर ही होगा, तभी ये डायरेक्ट आप फॉर्मूला बताओगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ। अब हम बात करते हैं फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि 2 की पावर क्या लिखा है। तो यहाँ पे मान लो पावर कुछ भी हो सकता है, थ्योरी में हमने a लिखा है तो इसका होगा a प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, 2 की पावर a के अकॉर्डिंग। a हो गया पावर वाला, r क्या है यहाँ पे, r वो है कि प्रोडक्ट में कितने वेरिएबल्स हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ एग्जाम्पल दिया था x y z बराबर 72, तो x y z ये तीन क्या है, वेरिएबल है, तो r की वैल्यू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो वही आ रहा है। फिर 3 की पावर b है, तो अब सिर्फ a की जगह पे b रख दो, बाकी सब सेम है। तो b प्लस r माइनस 1 सी आर माइनस 1। अब 5 की पावर भी c है तो उसको भी लिख दो, c प्लस r माइनस 1 सी आर माइनस 1 एंड देन d भी है तो d प्लस r माइनस 1 सी आर माइनस 1। तो इनके अलग अलग डाटा को अपने अपनी प्लेस पे लिखकर इनके आपस में बस मल्टीप्लाई कर दो, जो कुछ आएगा ये वो केसेस आएंगे जो इन सारे वेरिएबल के मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन देगा। तो ये कुल तरीके आ रहे हैं। और डॉट डॉट इसलिए कर दिया है क्योंकि हो सकता है कोई क्वेश्चन हो जिसमें और भी सारे फैक्टर्स हो, जैसे हो सकता है 11 की पावर बने, 9 की पावर बने, समथिंग। ठीक है, अच्छा ये भी बात सही है। मान लो कोई सवाल ऐसा है, जैसे मान लो मैंने ये ले लिया, सपोज दैट 50 ले लिया, एक्स वाई जेड बराबर 50। कुछ बच्चों को यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा होगा, मैं इसको क्लियर कर दूँ। जैसे एक्स वाई जेड 50 है, अब मैंने इसको फैक्टर किया तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1 5 की पावर 2, 25 दूनी 50 होता है। तो देखो बेस में हमने क्या लिखा है, प्राइम नंबर। अब अगला कन्फ्यूजन शायद ये आ रहा होगा पढ़ाते समय कि क्या जरूरी है कि राइट हैंड साइड के जो फैक्टर्स हों उसके जो बेस हो लगातार प्राइम नंबर आता हो। जैसे 2 के बाद अगला प्राइम 3 का आता है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, ये सब आपको याद होगा क्लास 6 से ही। ठीक है, तो प्राइम नंबर तो इसमें हमने थ्योरी में लगातार लिखा है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप जब क्वेश्चन करो तो उसमें लगातार प्राइम नंबर बेस में लिखा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे सिर्फ 2 पावर 1 लिखा है, 5 पावर 2, इसमें 3 गायब है, तो क्या करेंगे आप 2 के हिसाब से सोच लो, 5 के हिसाब से सोच लो, 3 नहीं इतने सोचेंगे। यानी कि इस तरह का फॉर्मूला सिर्फ 2 बार लगाएंगे, एक 2 पावर 1 के लिए और एक 5 पावर 2 के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करेंगे क्वेश्चंस में, तो समझ जाएंगे ऑटोमेटिक। तो गाइस मेन फॉर्मूला ये है कि इनके अलग अलग पार्ट्स के लिए आप इस तरह से कर लो एंड देन मल्टीप्लाई। और ध्यान रहे ये सिर्फ उस बात का जवाब देगा जब क्वेश्चन में ये आपको सुनने को मिलेगा, पॉजिटिव इंटीग्रल। पॉजिटिव इंटीग्रल की क्वांटिटी जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। और क्या रीजन है कि ये पॉजिटिव इंटीग्रल है प्रोडक्ट के केस में, और यहाँ पे सारे केसेस थे जीरो के इंक्लूडिंग लेकर। तो यहाँ पे ये रीजन था क्योंकि जीरो का अगर सम यहाँ पे कहीं भी लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई ना कोई इक्वेशन बनेगा। मान लो आपने इसको 0 रख दिया तो कोई ना कोई तो इक्वेशन बनेगा ना। मान लो कि x3 0 रख दिया तो फिर कोई ना कोई इक्वेशन बनेगा। लेकिन इस केस में अगर हम नॉन नेगेटिव इंटीग्रल बोलते हैं अगर गलती से भी, मतलब जीरो को लेकर, तो इसमें से अगर कोई भी एक जीरो होगा तो मल्टीप्लाई में लिखा है, सारा मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग सिर्फ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन के लिए ही क्वेश्चन बनाया जाता है। बनाने वाले इस बात का ध्यान रखते हैं कि 1 से कम स्टार्ट हो।
ठीक है। तो फिलहाल आपको क्वेश्चन में ये सारे शब्द मिलेंगे सुनने को, और बीच बीच में हम वेरिएशन करते रहेंगे तो वहां पे आपको चीज सीखने को मिल जाएगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज हैं किसके, टोटल तरीके हैं प्रोडक्ट की वैल्यू को कितने तरीके से काउंट किया जा सकता है, कितने तरीके से सॉल्यूशन आ सकता है, ये उसके आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन से समझेंगे कि ये क्या है। और ध्यान स्टूडेंट, यहाँ पे देख सकते हो r-1 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 सब में सेम आ रहा है, और r क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल इन प्रोडक्ट, कितने वेरिएबल आप प्रोडक्ट में ले रहे हो। a b c d क्या है, ये है उस प्राइम नंबर्स के पावर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको राइट हैंड साइड फैक्टर करना है, उसको प्राइम में लिख लेना है, प्राइम के पावर में। अब हम सवाल करेंगे तो आपको क्लियर होगा। आइए देखते हैं क्या है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखा है फाइंड नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। देख सकते हो इसमें 3 वेरिएबल्स है, तीनों को प्रोडक्ट यहाँ पे 330 है। तो सबसे पहला काम हमने क्या कहा था, तो राइट हैंड साइड का जो भी नंबर लिखा हो उसका पहले हम लोग फैक्टर करेंगे। ये कुछ कट रहा है यहाँ पे, यानी कि सोल्यूशन के समय हम लोग एक्स वाई जेड को 330 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 3 5 11। बाई चांस स्टूडेंट ये जो बना है ये खुद ही अपने आप में प्राइम नंबर में बाई चांस फैक्टराइज हो गया है, ठीक है। और सारे बेस देख सकते हो प्राइम नंबर में ही है। तो आप क्या करेंगे, इसके पावर कितने बाई चांस इन दोनों सवालों में 1 है, मतलब चारों केसेस में पावर 1 है। बट ऐसा कोई जोड़ नहीं हो सकता है किसी की पावर 3 बना हो, किसी की पावर 2 बना हो, या किसी की पावर 1 बना हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी एक छोटा एग्जाम्पल है, इसके बाद एक अच्छा खासा कराएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ, अब डायरेक्ट आंसर लिखने का समय है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। थ्योरी डायरेक्ट तभी है जब पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन है, ध्यान रहे। अब बताओ यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, तो आपको देखना होता है उसमें प्रोडक्ट कितने नंबर्स का है, तो 3 नंबर्स का है। तो r की वैल्यू यहाँ पे 3 है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो यहाँ पे प्राइम नंबर कितने आ रहे हैं बेस में 4, तो आपको 4 बार उस कॉम्बिनेशन को लिखना पड़ेगा। पहले केस का क्या हो जाएगा, 2 के लिए लिखो तो 2 पर कितना है 1, तो लिखेंगे 1 प्लस r माइनस 1, r के प्लेस पे 3 माइनस 1 3 माइनस 1 इंटू। और जो समझदार बंदा होता है वो समझ लेता है कि जब पावर सब में सेम है तो यही रिजल्ट आपको 4 बार लिखना पड़ेगा। तो 4 बार लिखने ज़्यादा अच्छा है कि एक ही बार लिखकर उनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो 4 बार। तो कई लोग टाइम लॉस करते हैं, तो फिलहाल कोई बात नहीं, समझने के लिए सही है। तो इसको सॉल्व करो, तो 3 माइनस 1 2, ये आ जाएगा 3c2। तो ये भी 3c2 है, ये भी 3c2, ये भी 3c2 है, तो चारों 3c2 है। तो इनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर कितना आ जाएगा 4, ठीक है। 3c2 की वैल्यू होता है 3, ओपन करने के बाद पता चल जाएगा, और 3 की पावर 4 की वैल्यू होता है 81, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सही से 81, दिस विल बी द फाइनल आंसर। z इक्वल टू 330 है, तो उस केस में जो आपके नंबर ऑफ इन पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे वो टोटल 81 होंगे, ठीक। अब जैसे मैं यहाँ पे वेरिएशन करता हूँ वो आपको समझ में आ जाएगा अभी ऑटोमेटिक। मैं इसको मिटा देता हूँ, या थोड़ा सा छोटा लिख देते हैं, 3 पावर 2 एंड 5 पावर 1 एंड 11 के पावर मान लो ऐसे लिख देते हैं, सपोज दैट 4, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 3 वेरिएबल है, उस 3 वेरिएबल में जो राइट हैंड साइड लिखा है उसमें अलग अलग पावर सबके, मान लो ऐसा कोई नंबर होता है। तो ये तो बहुत बना बनाया मिल गया, आपको फैक्टर करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब आप देख सकते हो इसमें जो बेस है उसमें कहीं भी 2 नहीं दिख रहा है, 2 का मतलब बेस में 2 नहीं है। तो मैंने बताया था अभी कि जरूरी नहीं है कि जो बेस हो वो लगातार प्राइम नंबर हो, ऐसा जरूरी नहीं, मतलब बेस में जरूरी नहीं है कि 2 हो 3 हो 5 हो 7 हो 11 हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बीच बीच के हो सकता है कोई गायब भी हो, जैसे इसमें 2 के पावर वाला गायब है, इसमें 7 पावर 5 वाला गायब है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई गायब। फॉर्मूला स्टिल आपका सेम ही है, ठीक है। तो क्या होगा भाई, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हो वेरिएबल मैंने बाई चांस इसमें भी सेम ही रखा है, तो 3 वेरिएबल्स हैं, और वेरिएबल्स के जो नाम हमने एक्स वाई जेड लिखा है, हो सकता है एग्जाम में x1 x2 x3 हो, या हो सकता है एग्जाम में PQR हो,
कोई नए नए लैम्डा म्यू अल्फा हो सकता है, लैम्डा म्यू डेल्टा, तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो भाई आगे बढ़ते। तो यहाँ देखो 3 की पावर 2 है, तो क्या लिखे, 3 की लिखो पहले, तो 2 प्लस 3 माइनस 1, 3 माइनस 1। तो जो यहाँ होता है ये हमेशा पावर डिसाइड करता है। तो यहाँ पे पावर था 2, तो इसलिए 2 इंटू, अब ये 5 पावर 1, तो 1 के हिसाब से लिख लो। ठीक, अब यहाँ 4 है तो लिखेंगे 4 प्लस आर की वैल्यू 3 है। तो 3 ही नंबर्स थे प्राइम नंबर में, इसलिए मैंने 3 ही ब्रैकेट बनाया है। तो ये हो जाएगा आपका 4c2 इंटू 3c2 इंटू 6c2। इसको बस ओपन कर लेना है, जो कुछ आएगा स्टूडेंट वही आपका आंसर होगा। मैं करके दिखा देता हूँ। इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा 6, इसको ओपन करने से आएगा 3 और ये आ जाएगा 15, 270। एक बार चेक कर लो, 4 3 2 1, तो 12/2 यानी 6 सही है। 3c2 की वैल्यू 3 होता है डायरेक्टली। 6 को लिखेंगे 6 इंटू 5/2, तो 3 5 3 15, बिल्कुल सही। अब 15 छक्का 90, 90 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 270। ठीक है, सही लगा। तो ये सवाल कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि ये तो फॉर्मूला बेस है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला बेस है, और सवाल में साफ साफ यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है, पॉजिटिव इंटीग्रल। जब तक ये सवाल में आप देखोगे नहीं, तब तक आपको कोई काम नहीं करना है, और प्रोडक्ट में ही होना चाहिए, तभी इनके नंबर्स को अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, नोट कर लो। तो अब हम लोग एक सबसे बेस्ट एग्जांपल करते हैं अभी तक के क्वेश्चंस में। लिखा है द टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल, लिखा है द टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल। अब प्रॉब्लम क्या है, अब आप सोच रहे हो सर ये तो फॉर्मूला वाला सवाल ही नहीं है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आपका सोचना बिल्कुल सही है, हमने सिर्फ इंटीग्रल लिखा है, और डायरेक्ट फॉर्मूला तब वर्क कर रहा है जब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस में 100% पॉजिटिव इंटीग्रल दिखना चाहिए, तभी वर्क करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक है, इसका मतलब कि अगर हम लोग इसका फैक्टर करेंगे भी, तो 24 का फैक्टर होगा, तो इसको प्राइम नंबर में जब लिखेंगे तो कुछ इस तरह का होगा। एक बार चेक कर लो, 8 3 जा 24। ठीक है, फैक्टर करना आसान है यार, वो कोई डिफिकल्ट टास्क थोड़ी है। बट आपको क्या चाहिए, वी वांट इंटीग्रल सॉल्यूशन, वी वांट इंटीग्रल सॉल्यूशन। ठीक, सिर्फ इंटीग्रल बोला है, तो इंटीग्रल में तो 2 ब्रांच होते हैं, सिर्फ इन्होंने इंटीग्रल बोला है, तो इंटीग्रल सॉल्यूशन में 2 डिपार्टमेंट है। एक होता है पॉजिटिव इंटीग्रल, दैट इज 1 2 3 4 लाइक दिस, और ये होता है एक नेगेटिव इंटीग्रल, जिसकी वैल्यू स्टार्ट होती है -1 -2 -3 डॉट डॉट। हालांकि इसको उल्टा लिखते हैं हम लोग, -3 -2 -1। ठीक है, एक ही बात है, समझने के लिए बस मैंने लिख दिया है। अब क्या करें, अब यहाँ देख सकते हैं एक में पॉजिटिव इंटीग्रल है, एक में नेगेटिव इंटीग्रल है। ध्यान रहे, जीरो कहीं नहीं आएगा। पॉजिटिव में कोई पूछे तो 1 से स्टार्ट करना है, नेगेटिव कोई पूछे तो -1 से। जीरो नहीं आता है। जीरो आता है नॉन नेगेटिव इंटीग्रल बोल दे तो 0 1 2 3, नॉन पॉजिटिव इंटीग्रल बोल दे तो 0 -1 -2 -3, ये उस केसेस में आता है। तो सिर्फ यहाँ पे इंटीग्रल वर्ड किया है, और हम जीरो ले भी नहीं सकते, प्रैक्टिकल सेंस में भी देखा जाए। हालांकि ये तो रूल होता है, आपको सेट चैप्टर में पढ़ाया जाता है कि पॉजिटिव इंटीग्रल का जो नंबर होता है इस तरह से, नेगेटिव इंटीग्रल मतलब ये, जीरो नहीं होता है बस। ठीक है, लेकिन मैं पूछूं इंटीग्रल में क्या होता है, तो इंटीग्रल में दोनों होते हैं, इंक्लूडिंग जीरो। ये भी होगा और जीरो भी आएगा, तो उसे इंटीग्रल बोलेंगे। लेकिन जीरो को हटाकर सिर्फ पॉजिटिव वाला नंबर लिखा जाए तो उसे पॉजिटिव इंटीग्रल, जीरो को हटाकर सिर्फ निगेटिव वाला नंबर लिखा जाए नेचुरल वाला, तो उसको बोलेंगे निगेटिव इंटीग्रल। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे इंटीग्रल बोलकर इसने 2 प्रॉब्लम क्रिएट कर लिया कि आपसे इसके अंदर के दोनों चीजें पूछना चाह रहा है। आपसे पूछना चाह रहा है कि यहाँ पे पॉजिटिव इंटीग्रल कितने होंगे और नेगेटिव इंटीग्रल कितने होंगे। तो यहाँ पे 2 केस बन रहा है। अब बच्चों बताओ, 2 केस में से ऐसा कौन सा केस है जो आप आसानी से लगा सकते हो विदाउट एनी कंफ्यूजन। तो 2 केस ये है, जिसमें से पहला केस है पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन,
उसका जवाब तो हम आसानी से दे सकते हैं पहले केस के लिए। सो फॉर केस फर्स्ट, तो पॉजिटिव इंटीग्रल के केस के लिए हम लगा रहे हैं फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल, ठीक है, इज इक्वल इनटू, तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा सिर्फ पॉजिटिव इंटीग्रल के लिए, नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछा है ना, इंटीग्रल सॉल्यूशन मैं यहां लिख देता हूं, कितना होगा। तो देखो वेरिएबल अभी भी 3 है, यानी कि r की वैल्यू 3 हर केस के लिए सेम है। अब 2 पावर 3 लिखा है तो क्या लिखेंगे, पावर जो भी होता है वो प्लस r माइनस 1, तो बाई चांस r की वैल्यू भी 3 ही है, तो ये रहा पहले केस के लिए यानी 2 पावर 3 के लिए। अब बात करेंगे 3 पावर 1 के लिए, तो लिखेंगे 1 प्लस 3 माइनस 1 c3 माइनस 1, सॉल्व कर लेते हैं देखते हैं क्या आता है। तो आएगा 6 माइनस 1 5 c2 इंटू 1 से 1 खत्म तो 3c2, 5 से 2 बच्चा हो जाएगा आपका 5 को 20/2 यानी 10 या, और 3c2 को वैल्यू आपको पता ही है 30 होगा, तो इसके हिसाब से देखा जाए तो 30 आ रहा है और अभी तक ऑप्शन में नहीं मिला और सारे ऑप्शन 30 से बड़े हैं। ऐसे बस एक हिडन ट्रायल से बता रहा हूँ। मान लो अगर यहाँ पे 30 लिखा होता तो क्या ये सही होता, कभी नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन है। आपसे सिर्फ क्वेश्चन के जो ऑप्शन है किस बात के, इंटीग्रल सॉल्यूशन का। तो गाइज अभी तक सिर्फ एक आंसर आया है पहले केस से कितना 30, तो इसको मैं बाद में लिख लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन के जो आंसर आ गए टोटल 30 सॉल्यूशन ऐसे आ सकते हैं जिनमें इनके मल्टीप्लिकेशन से 24 आएगा, सिर्फ 30 केस ऐसे आ सकते हैं और भी पॉजिटिव नंबर्स के। लेकिन अब बताओ 24 लाने के तो बहुत सारे तरीके होंगे ना, तो अब हम लोग केस सेकंड के बारे में बात करने जा रहे हैं, यानी कि फॉर नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव लिख लेना पहले वाले के लिए। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले के लिए, ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेगेटिव इंटीग्रल। अब देखो यहाँ पे लॉजिक काम आएगा जो आप क्लास 6 में पढ़ते हो, छोटा सा बात। अब बताओ एक्स वाई जेड, हो सके तो निगेटिव के लिए आप चाहो तो यहाँ पे फिर से इक्वेशन लिख लो समझाने के लिए। ये बताओ 24 कैसा नंबर है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब बताओ अगर ये पॉजिटिव है और आपसे इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछा है तो उसमें 2 डिपार्टमेंट होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीग्रल एक नेगेटिव इंटीग्रल, जिनमें से हमने पॉजिटिव को सॉल्व कर लिया। अब नेगेटिव इंटीग्रल के हिसाब से देखा जाए कि अगर इन दोनों नेगेटिव इंटीग्रल में जैसे क्या, सपोज दैट ये तो मैं आपको नंबर बता रहा हूँ ना, नेगेटिव इंटीग्रल मतलब इस तरह के, पॉजिटिव इंटीग्रल मतलब इस तरह के, ये तो नंबर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ऐसे आप बताओ क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है कि इन 3 में से प्रोडक्ट किस तरह से हो कि आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आए। तो एक केस हो सकता है कि तीनों पॉजिटिव हो, तीनों पॉजिटिव हो, तो तीनों के तीनों पॉजिटिव केस के लिए तो हमने पहला सवाल कर लिया फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। अच्छा, और क्या कह सकता है, जैसे हमने कहा कि तीनों प्लस हो तब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% प्लस आएगा ऑलवेज, या इनमें से कोई 2 माइनस हो एक कोई प्लस हो, ये पॉसिबिलिटी, कोई भी 2 माइनस हो, चाहे ये वाला हो जाए, जैसे एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव जेड पॉजिटिव हो, मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल तो पॉजिटिव ही आएगा। हो सकता है कि वाई प्लस हो जेड के लिए नेगेटिव हो, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस। तो हमें पॉजिटिव चाहिए तो ऐसे आपको पेयर बनाना पड़ेगा और इसके लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, आपको सोच के बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 चीज का प्रोडक्ट पॉजिटिव तब आ सकता है या तो सारे पॉजिटिव हो, या तो उसमें 2 नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, वगैरह वगैरह इस तरह से, ठीक है। अच्छा, और क्या पॉसिबिलिटी है, तो जैसे हो सकता है कि आप ये सोचो, में भी शायद ऐसा हो सकता है कि आप ये सोचो, तब बताओ 2 नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया, अब पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करें नेगेटिव में तो नेगेटिव आएगा, बट राइट हैंड साइड क्या है पॉजिटिव, तो ये वाला केस नहीं होगा। तो सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो तीनों पॉजिटिव हो या तो उन तीनों में से कोई 2 पॉजिटिव हो, तब ये पॉसिबिलिटीज होगा। तो आप क्या करें,
तो तीनों पॉजिटिव में से ये वाला टर्म तो हमने कर लिया है पहले केस में, ये वाला हो चुका है। तो सेकंड केस बस बचा है माइनस प्लस माइनस। इसका मतलब है कि इन तीन में से कोई भी दो नंबर ले लो, तीन में से कोई भी दो नंबर ले लो जो कैसे हो, नेगेटिव हो। तीन में से कोई भी दो नंबर ले लो जो नेगेटिव हो, तो बचेगा एक नंबर, तो वो एक कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। ये हो गया फॉर नेगेटिव, फॉर टू नेगेटिव, और ये हो गया फॉर वन पॉजिटिव, फॉर वन पॉजिटिव। यानी कि इन तीन वेरिएबल में से दो नेगेटिव हो कोई ना कोई और एक पॉजिटिव हो। तो ये क्या डिसाइड किया है कि ये हमेशा प्रोडक्ट करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। बाकी के जो तरीके हैं बगल वाले वो सब सेम है। सेम का क्या मतलब, ये जो अभी हम निकाले थे इनटू मल्टीप्लाई बाई पॉजिटिव इंटीग्रल, मैं टाइम बचाने के लिए कर रहा हूं, क्योंकि हमने अभी पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकाला था ना, यहाँ पे 30 लिखा है मैंने, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा काम हो रहा है साइन डिसाइड करने के लिए। क्या, साइन डिसाइड करने के लिए सिर्फ यही एक काम है, इसके अलावा कोई काम नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इस क्वेश्चंस में आपका जो ये टर्म्स आया एक्स्ट्रा, ये टर्म एक्स्ट्रा सिर्फ इस केस के लिए आ रहा है कि हम निगेटिव इंटीग्रल के लिए सोच रहे हैं। तो हो सकता है कि इन तीन वेरिएबल में नेगेटिव इंटीग्रल किस तरह से हो कि इनका मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव आता हो। तो इसमें से कोई ना कोई दो नंबर को निगेटिव होना पड़ेगा और किसी एक को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो अब ये तो नहीं कह सकते कि यार एक्स वाई को पॉजिटिव ले लो, सॉरी एक्स वाई को निगेटिव ले लो, जेड को पॉजिटिव ले लो, तो पक्षपात हो गया। तो इसीलिए मैं से किसी तीन वेरिएबल में से कोई भी दो वेरिएबल सेलेक्ट किया जो कैसे हो, नेगेटिव हो। तो कोई भी दो ले लो, मान लो हमने ये चूज कर लिया। अब कितना बचा, मान लो वाई, तो जो बचा हुआ वेरिएबल हो वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसलिए 1C1, तभी इनका मल्टीप्लाई, यानी दो नेगेटिव मिला के पॉजिटिव मल्टीप्लाई करने से और एक पॉजिटिव यहाँ पे आ गया। तो ओवरऑल मिलाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो गाइस पॉजिटिव ही तो आएगा, और हमें पॉजिटिव ही चाहिए। तो इसीलिए ये सब चीज सिर्फ साइन डिसाइड करने के लिए, बाकी का सारा प्रोसेस आपका वही है। क्या मतलब, जैसे इस सवाल को पहले केस में जैसे किया था वो वाला से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसका आंसर होगा 3C2 का 3। पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन हमने निकाला था अभी 30, कितना आ जाएगा, 30 3 90। तो सेकंड केस से आंसर आ रहा है 90, फर्स्ट केस से नंबर आया 30। तो दोनों केस को ऐड कर देंगे तो टोटल केस आ जाएगा, और टोटल इंटीग्रल जरूर इंटीग्रल सॉल्यूशन आएगा, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, इसमें दोनों आ गए। तो 30 प्लस 90 बोले तो 120, ठीक है। सो गाइज अकॉर्डिंग टू ऑप्शन दिस विल बी करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये सवाल भी फिनिश होता है, ठीक है, नोट कर लो। तो अब हम लोग आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखा है इसमें द टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन फॉर x, y, z, ठीक है, सच दैट मॉड ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे आपको मॉड से रिलेटेड दिया है, ठीक है। और इसमें मैं कुछ स्टेप तक चलूंगा जहाँ तक मुझे लगेगा कि आपके लिए पुराना काम है, उसके बाद हम यहाँ बीच में छोड़ देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या करें, यह काम कर लेते हैं, ये उसी सवाल का हिस्सा बना लेते हैं जो अभी पिछला सवाल कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे क्या था 24, तो मैं 24 वाले के लिए करके दिखाता हूँ, ठीक। तो क्यों 24 वाले करेंगे तो मैं पूरा कर दूंगा फिलहाल टाइम बचाते हुए। तो 24 ही अपने पास, ठीक है। तो गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, मॉड ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 24। तो अंडरस्टूड है कि x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू प्लस माइनस 24 होगा। ये फॉर्मूला आपको मॉडुलस में पढ़ाया जाता है, मॉड x इक्वल टू a। अगर a पॉजिटिव हो देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस a होता है। ये फॉर्मूला आपको मॉडुलस में पढ़ाया जाता है, ठीक, ये वाला मॉडुलस में। इसलिए x बराबर प्लस माइनस है, और x के प्लेस में मेरे जगह पे ये पूरा नंबर लिखा है, इसलिए इसके अंदर वाला इज इक्वल टू प्लस माइनस 24। अब यहाँ पे देखो दो तरह के केस बन रहे हैं, एक प्लस केस, ठीक, और एक माइनस केस। स्टूडेंट एक काम करो, अगर आप ध्यान से देखो तो
और ध्यान रहे यहाँ पे भी सिर्फ इंटीग्रल बोला है, और इंटीग्रल में दोनों वेराइटीज होती हैं, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। तो फिलहाल हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू वो सर्च करनी है जिसमें निगेटिव आता हो और पॉजिटिव आता हो। तो पहला क्वेश्चन तो ये है इस बात का कि एक्स वाई जेड इक्वल 24 अगर है तो इसे हम केस फर्स्ट बोल दें, इसे केस सेकंड बोल देते हैं। यानी कि अपने पास एक समय पे दो क्वेश्चन है, एक पहला क्वेश्चन और एक दूसरा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन के लिए मुझे दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि पहला क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने अभी सवाल किया था जिसका आंसर आया था 121। ठीक, तो पहले केस का जो वेज होंगे इंटीग्रल सॉल्यूशन के, वो हो जाएगा 120। कैसे होगा वो हमने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, ठीक, इसके पिछले वाले को, इसलिए मैंने डाटा 24 लिया टाइम बचाने के लिए। ठीक है, अब मेरा मेन टारगेट ये है, ये तो 120 वेज हो गया इस केस के लिए, पूरा चाहो तो लिख लो, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। अपने पास एक्स वाई जेड इक्वल टू 24 का नहीं बल्कि मॉड का चाहिए, और मॉड का तभी आएगा जब इसका निकाल के आपस में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या करें, अब आते हैं सेकंड केस। अब बताओ, 3 नंबर है और तीनों नंबर का मल्टीप्लाई -24 आ रहा है। 3 नंबर है और तीनों नंबर का वैल्यू -24, बोले तो निगेटिव आ रहा है। अब आपको सोचना है कि ऐसा कब हो सकता है, ऐसा कब होगा कि जब निगेटिव आता हो। तो कैसे होगा, देखो, इनमें से या तो तीनों निगेटिव हो, फर्स्ट केस, या मैं इसको केस नंबर ए बोल देता हूं, कैपिटल है, एक्स भी निगेटिव हो, वाई भी निगेटिव हो, जेड भी निगेटिव हो, ताकि तीनों को मल्टीप्लाई करे तो निगेटिव तो अंडरस्टूड आएगा। और क्या पॉसिबिलिटीज है, जैसे इसमें से 2 पॉजिटिव हो कोई और 1 निगेटिव हो, एक ये पॉसिबिलिटी है भाई, प्लस 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 का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा। इसके अलावा का कोई केस बनेगा तो ठीक है, वरना सोच लेते हैं। देखो, तीनों माइनस सोच लिया गया, 2 प्लस, अब चाहो तो 2 माइनस सोच लो, 1 प्लस सोच लो, लेकिन ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? मान लो अगर एक्स पॉजिटिव है, वाई निगेटिव है, जेड भी निगेटिव है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, लेकिन राइट हैंड साइड क्या चाहिए, निगेटिव। तो इसीलिए सिर्फ 2 केस पॉसिबल है। ठीक है, सिर्फ 2 केस। तो अब क्या करें, तो अब यहाँ पे आपको 1 बाय 1 सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। ठीक, ध्यान रहे, पहले सवाल को पहले आपको कॉपी करना है, पिछला क्वेश्चन वाला पूरा स्टेप जितना लिख के दिखाया था, फिर ये सेकंड वाला है। बट मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना डिफिकल्ट कभी नहीं जाएगा। ऐसे सवाल अगर आते हैं मॉड से रिलेटेड तो आपको एडवांस फॉर्मेट में ही आएगा। मेंस में अगर आएगा तो आपको साफ साफ लिख के पूछेगा कि पॉजिटिव वाला ही बताओ, तो एग्जाम के समय के हिसाब से वो लोग क्वेश्चन भी देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो केस ए लगा रहे हैं, केस नंबर ए। तो इसमें हमने तीनों निगेटिव लिया है, इसमें तीनों निगेटिव लिया है, तो 3 में से 3 सेलेक्ट कर लो जिसके निगेटिव वैल्यूज हो, 3 में से 3 सेलेक्ट कर लो। तो एक ही तरीका होगा कि तीनों निगेटिव होगा, तो कॉमन सेंस से भी और मैथ से भी, और इनटू मल्टीप्लाई कर लो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तीनों निगेटिव होगा तो उस केस के लिए तो 3c3 की वैल्यू 1 हो जाएगा, और पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने निकाला था तो उससे 30 आया था, आई होप 30 ही आया था। देखो ये चीज यहाँ पे आया था फर्स्ट वाले केस में। ठीक है, बी केस के लिए सॉल्व करते हैं। तो बी के लिए कहा गया है कि कोई 2 निगेटिव हो 1 पॉजिटिव हो, तब जाकर -24 पॉसिबल है। तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 में से कोई भी 2 वेरिएबल ले लो पॉजिटिव के, 3 वेरिएबल में से कोई 2 वेरिएबल ले लो जिसमें पॉजिटिव साइन हो, फॉर एनी 2 पॉजिटिव वेरिएबल, और जो बचे यानी कितना 1, वो कैसा लेना चाहिए फिर, निगेटिव 1 निगेटिव वेरिएबल, या रिमेनिंग निगेटिव लिख सकते हैं, रिमेनिंग नेगेटिव वेरिएबल। ठीक, और इनटू मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन।
तो देखो यार, जब इसमें से कोई निगेटिव पॉजिटिव हो रहा है तो सिर्फ इस बात का फर्क पड़ रहा है कि सामने का साइन कैसा है। बाकी मल्टीप्लाई आपको उसी से करना पड़ रहा है बार बार जो फॉर्मूले में डायरेक्ट पढ़ाया गया है सेकेंड नंबर का। ठीक है, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, दिस इज डन नाउ। तो 3C2 की वैल्यू भी बाई चांस आपका 3 हो जाएगा। 1C1 1 होता है। पॉजिटिव इंटीजर सोल्यूशन हम बार बार निकाल चुके हैं पिछले सवाल में 30, 30 90। ठीक है, तो ये आ जाएगा 90, 90 आ गया। इसका क्या मतलब हुआ भाई कि 30 + 90 ये 120, और 120 पहले केस में आया था, बाई चांस दोनों सेम था, तो 120 120 कितना हो जाएगा 240। तो ऐसे 240 केसेस बनेंगे। तो मैं बात करूंगा फाइनल आंसर का, बात करूंगा फाइनल आंसर का। तो मैं यहाँ आंसर लिख देता हूँ 120 वेज प्लस, और यहाँ पे आएगा 30 वेज एंड दिस इज 90 वेज। ऐड करेंगे सबको बच्चों तो 240 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने आज के लेक्चर को सॉल्यूशन से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स किए। तो अभी तक हमने सिर्फ एक ही फॉर्मूला पढ़ा था, n डिफरेंट थिंग्स डिवाइडेड इन r ग्रुप्स। सो फॉर्मूला था n + r - 1 CR-1। कुछ सवाल किए थे एप्पल मैंगो से रिलेटेड। उसके बाद सारे सवाल इंटीग्रल सॉल्यूशन से रिलेटेड चल रहे थे, सम में, प्रोडक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड थ्योरम अब हम लोग पढ़ने स्टार्ट करने जा रहे हैं, कुछ अलग टाइप के। ठीक है, जिसका नाम है डी अरेंजमेंट। ये क्या होता है हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।